तो हेलो एवरीवन। हम लोग आईबीसी कर रहे थे और आईबीसी में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था टिल बरियल्स। अब सेकंड लेक्चर में हम लोग रूलिंग एलिट्स पे आ रहे थे। ठीक है। तो ये नोट्स मैंने उपिंदर सिंह मैम की बुक से बनाया है और इसी नोट से यूजीसी नेट मैंने 2 बार क्लियर किया है। ठीक है। तो ये 70 पेजेस के नोट्स हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं फिर आगे। रूलिंग एलिट्स के बारे में देखते हैं अब। ठीक है, आईबीसी में रूलिंग एलिट्स कैसे थे। तो जो स्टेट था वो एग्जिस्ट करता था। ठीक है। पर इसको लेकर के कि स्टेट किस तरह का था, कल्चरल यूनिटी थी कि नहीं थी, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कैसा था, ये लेकर के हम लोग एग्जैक्टली नहीं जानते। ठीक है। और जो एलिमेंट ऑफ वॉरफेयर है ये थोड़ा सा वीक हमें दिखता है कंपेयर टू मेजो मेजोलिथिक एंड इजिप्ट। ठीक है। और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये अराउंड 700 ईयर्स तक लास्ट करती है। ठीक है। और हमें काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट मिलते हैं और ट्रेडिशन मिलते हैं जो कि इसको प्रूव करते हैं कि 700 ईयर्स तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। और जो ग्रुप ऑफ रूलर्स थे, ऐसा माना जाता है कि कुछ रूलर्स रहे होंगे जो कि सिटी का मेंटेनेंस करते होंगे। ठीक है। अब इस रूलिंग एलिट्स में कुछ हिस्टोरियंस का देख लेते हैं हम लोग। स्टुअर्ट, पिगट एंड व्हीलर, ये मॉर्टिमर व्हीलर की बात हो रही है यहाँ पे। इन्होंने क्या कहा कि एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था जिसको रूल करते थे ऑटोक्रेटिक प्रीस्ट किंग। जो प्रीस्ट किंग वाली थ्योरी है ये स्टुअर्ट, पिगट और व्हीलर की है। ठीक है। और इनके ट्विन कैपिटल होते थे। ट्विन कैपिटल मतलब 2 कैपिटल होते थे। कहाँ कहाँ पे, एक मोहनजोदारो, एक हड़प्पा। और इसके लिए कुछ एविडेंस ये देते हैं कि यूनिफॉर्मिटी इन अर्बन प्लानिंग, ग्रेनरीज, ये सारे जो है तो इसके एविडेंस है। फिर नेक्स्ट हिस्टोरियन आते हैं फेयर सर्वाइस। ठीक है। ये कहते हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था ऐसा नहीं था। मोहनजोदारो जो है एक सेरेमोनियल सेंटर रहा होगा। सेरेमोनियल सेंटर, मोहनजोदारो सेरेमोनियल सेंटर रहा होगा और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल नहीं रहा होगा ये। ठीक है। कुछ एलिमेंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन थे लेकिन जो फोर्स थी ये रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट से सारे यूनिट्स। ठीक है। और जो इंटर डिपेंडेंसी है रिलीजन एंड ट्रेड को लेकर के, ये सोशल बिहेवियर को रेगुलेट करती थी, ऐसा फेयर सर्वाइस कहते थे। ठीक है। फिर आता है एससी मलिक। ठीक है। ये कहते हैं कि लैक ऑफ इम्पोजिंग मॉन्यूमेंट्स प्लस सुप्रीम गॉड, ये क्या, इससे क्या मिलता है हमें, सेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट प्रूफ मिलता है। उनका कहना था कि यहाँ पे चीफडम्स रहे होंगे जो कि ट्रांजिशन होते हैं बिटवीन किंगशिप एंड सिविल स्टेट को लेकर। ठीक है। और जो सीरीन रत्नाकर है, यहाँ पे रत्नाकर लिखा है, ये सीरीन रत्नाकर की बात हो रही है। वो कहते हैं कि एक एम्पायर रहा होगा आईबीसी। ठीक है। फिर जिम सेफर है, ये कहते हैं कि जो होमोजेनिटी है ये रही होगी बिकॉज ऑफ इंटरनल ट्रेड, ना कि सेंट्रलाइजेशन को लेकर के। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो ब्रिक्स थे हड़प्पन के टाइम पीरियड में, उनका डायमेंशन फिक्स था 1:2:4। तो वो कहते हैं कि ये और इसके जैसे और भी जो बाकी ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन के जो प्रूफ है ये इसलिए नहीं थे क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी, बल्कि क्योंकि एक इंटरनल ट्रेड नेटवर्क था। इसकी वजह से सारे सेंट्रलाइजेशन के जो प्रूफ है वो हमें मिलते हैं। और कोई भी एक रॉयल पैलेस नहीं था, टॉम टॉम भी नहीं था, टेम्पल भी नहीं था। और जो मार्कर्स होते हैं सोशल डिफ्रेंसिएशन के, जो कि हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया में मिलते हैं, वो हमें यहाँ नहीं मिलते हैं। ठीक है। और जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और ये ऑकर करते हैं काफ़ी सारे स्मॉलर सेटलमेंट्स में। ठीक है। और जो इक्वालिटी ऑफ एक्सेस टू वेल्थ है ये भी हमें इससे पता नहीं चल रहा है। ठीक है। फिर जो कल्चरल होमोजेनिटी थी वो स्टेट के होने का प्रूफ नहीं है, ऐसा कौन कह रही है, उपिंदर सिंह कह रही है। ठीक है। हम लोग उपिंदर सिंह की बुक के नोट पढ़ रहे हैं तो उपिंदर सिंह क्या कह रहे हैं ये जानना जरूरी है। फिर आता है जैकबसन। ये कहते हैं कि जो अर्ली स्टेट था उसमें सॉवरेनिटी थी। सॉवरेनिटी का मतलब वो कहते थे बेनोवलेंट प्लस मिथिकल क्लेम। ठीक है। मिलिट्री लैक डोमिनेंट कंपोनेंट, मतलब कि मिलिट्री का जो कंपोनेंट है वो लैक करते थे। और इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन काफी वीक था। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं पोशल। पोशल क्या कहते हैं कि काफी हाईली डिसिप्लिन प्लस एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट एलिमेंट है। ठीक है। और हड़प्पा के जो रूलर थे वो काउंसिल थी ना कि किंग। ठीक है। ये सारे हिस्टोरियंस के हैं कि कौन से हिस्टोरियन क्या कहते थे। ठीक है। फिर किनोयर। किनोयर क्या कहते हैं कि जो हड़प्पन स्टेट है उसमें काफी सारे कंपीटिंग क्लासेस ऑफ एलीट रहे होंगे, जैसे कि मर्चेंट, रिचुअल स्पेशलिस्ट, लैंड ओनर एक्सेट्रा। जो स्टाम्प सील है वो रिप्रेजेंट करती थी अलग अलग क्लान को, ऐसा किनोयर कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा। ठीक है।
तो इसमें सबसे पहली थ्योरी आती है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आपने काफी सुना होगा। इसको सबसे पहले कौन पुट करते हैं? राम प्रसाद चंदा, और बाद में इसको एलोबरेट करते हैं मॉर्टिमर व्हीलर। व्हीलर क्या कहते हैं कि जो रेफरेंस है ऋग्वेदा में काफी सारे अलग अलग फोर्ट का के ऊपर अटैक को लेकर के, और जो वॉल्ड सिटीज को लेकर के जो एपिथेट है, जैसे कि पुरंदर, जो एपिथेट मिला हुआ है फोर्ट डिस्ट्रॉयर किसको? ये एपिथेट मिला हुआ है इंदिरा को। पुरंदर का एपिथेट मिला हुआ है इंदिरा को, जो कि फोर्ट डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है, या मैंने लिखा भी है इंदिरा। ये रिफ्लेक्ट करता है आर्यन इन्वेजन को, कहाँ पे? हड़प्पन सिटीज के ऊपर। ठीक है, और वो आइडेंटिफाई करता है, विलर आइडेंटिफाई करता है एक प्लेस जो कि हरियुप्पा नाम से है ऋग्वेदा में, विथ हड़प्पा। ठीक है, और वो पॉइंट करता है कुछ सर्टेन स्केलेटल रिमेन्स जो हमें मोहनजोदारो में मिले हैं, ठीक है, एज प्रूफ ऑफ आर्यन मैसेकर। ठीक है, अ, ठीक है। अब मोहनजोदारो का मतलब ये होता है माउंड ऑफ डेड, ये आपको पता होना चाहिए, माउंड ऑफ डेड, ये मोहनजोदारो का मतलब होता है। ठीक है, हालांकि मॉर्टिमर व्हीलर ये एक्नॉलेज करते हैं कि और भी काफी सारे एग्जिस्टेंस के फैक्टर रहे होंगे, जैसे कि फ्लड डिक्लाइन हुआ होगा, ट्रेड में डिक्लाइन हुआ होगा, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सही से नहीं हुआ, ओवर यूटिलाइजेशन हुआ होगा, ये सब भी कारण रहे होंगे, लेकिन जो अल्टीमेट ब्लो था वो कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन रहा था। ठीक है, फिर अगला थ्योरी है अगेंस्ट आर्यन इन्वेजन। ये कौन कौन स्कॉलर देते हैं? जैसे पीवी केन, जॉर्ज डेल्स, बीबी लाल। ठीक है, ये सब रेफ्यूट करते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी को, और इसके अगेंस्ट ये कहते हैं कि जो एविडेंस है ऋग्वेदा में वो काफी इनकंक्लूसिव है, और कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है किसी मिलिट्री असॉल्ट का ऑन एनी हड़प्पन साइट। ठीक है, और जो स्केलेटल हमें मिला है मोहनजोदारो में, ये किसी कल्चरल फेज या उससे बिलोंग करता है, ऐसा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, या कोई सिंगल इवेंट का ये है सारे, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। तो ये सब, ये दो मेन है, इसके अलावा और भी काफी सारे फैक्टर बहुत सारे इंश्योरेंस करते हैं, जैसे कि एक है चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर। ये कौन देते हैं? एम आर साहिनी, आर एल राइक्स एंड जॉर्ज डेल्स। ठीक है, ये क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो फ्लड्स है मोहनजोदारो में, वो रिजल्ट, दे वर रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट। ठीक है, और जो डेल्स है वो कहते हैं कि ये क्यों occur हुआ था, क्योंकि जो सहवान था 90 माइल्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम मोहनजोदारो, यहाँ पे हमें एविडेंस मिलता है रॉक फॉल्टिंग का। ठीक है, और ये थ्योरी है, ये टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से काफी बार नेचुरल डैम बन गया था, इसकी वजह से इंडस फ्लोट करना शुरू कर दिया सी की तरफ। ठीक है, और जो एरिया है मोहनजोदारो के अराउंड, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा लेक बन जाता है, जिसमें काफी सारे इनहेबिटेंट्स ड्रॉनिंग हो जाती है उनकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एच टी कैम्ब्रिक। ये क्या कहते हैं कि जो इंडस है, ये अपना कोर्स चेंज करती है कुछ 30 माइल ईस्टवर्ड, 30 माइल ईस्टवर्ड, और जिसके से क्या होता है कि मोहनजोदारो स्टार्ट कर जाता है, और उसके इनहेबिटेंट्स के पास वाटर की कमी हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरी थ्योरी है कि जो हड़प्पन साइट है वो घग्गर हाकरा वैली में फॉल करती है। ठीक है, और ये अफेक्ट होती है ग्रेजुअल डेजर्टिफिकेशन में। ठीक है, और जो सतलुज और यमुना है, जो कि वंस जो एक टाइम पे फ्लो करती थी टुवर्ड्स इनटू घग्गर। ठीक है, और टेक्टोनिक मूवमेंट से क्या होता है कि सतलुज जो रिवर कैप्चर है वो यमुना जो है वो ज्वाइन कर जाती है गंगा सिस्टम को, यानी कि जो गंगा यमुना आज के टाइम पे ऐसे गंगा में ज्वाइन हो रही है, यहाँ पे से ये प्रयागराज मान लीजिए, आज ये प्रयागराज में जाके गंगा में ज्वाइन होती है, पहले ये इस साइड मूव करती थी और घग्गर में ज्वाइन होती थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एम आर मुगल। वो कहते हैं कि जो ड्रास्टिकली रिडक्शन होता है नंबर ऑफ साइट्स में एज रिवर के ड्राइप होने से, इसकी वजह से हड़प्पन का डिक्लाइन होता है। इसके अलावा फिर आता है क्लाइमेट चेंज को लेके, तो इसमें आते हैं गुरदीप सिंह। वो सजेस्ट करते हैं कि जो ड्रायर कंडीशन है वो एरिया में आता है, और ये डिक्लाइन का कारण बनता है आईवीसी को लेकर के। ठीक है, और इसके अलावा कुछ अलग स्टडीज इंडिकेट करती हैं जो ड्रायर कंडीशन है ये प्रिवेल करता है वेल बिफोर द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी। अच्छा, गुरदीप सिंह के यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, गुरदीप सिंह इस कंक्लूजन में पढ़ते हैं बाय स्टडिंग पोलेंस। ठीक है, इन्होंने पोलेंस का स्टडी किया था। ठीक है, फिर आता है इन्वायरमेंटल रीजंस। हड़प्पन जो है सो काफी ज्यादा ओवर यूटिलाइज करते थे या एक्सप्लॉइट करते थे अपने इन्वायरमेंट को, काफी ओवर कल्टीवेशन करते थे, ओवर ग्रेजिंग करते और एक्सेसिव कटिंग करते थे ट्रीज की, ताकि उनको फ्यूल और फार्मिंग मिल सके। इससे क्या रिजल्ट होता है कि सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और फ्लड इंक्रीज हो जाता है, और सॉइल सैलिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और फेरसेविस, ये एक हिस्टोरियन है, ये कहते हैं जो सिविलाइजेशनल डिक्लाइन है, ये इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाता है, और रिसोर्सेज के ऊपर एक कंस्ट्रेंट आता है, इसलिए होता है।
फिर ट्रेड के डिक्लाइन को लेकर के सीरीन रत्नाकर कहती है कि जो डिक्लाइन होता है लैपिस लाजुली ट्रेड में विथ मेसोपोटामिया, इसको ऐसे हड़प्पा का डिक्लाइन होता है। फिर आते हैं आर एस शर्मा, वो कहते हैं कि राइज ऑफ इलम, एलम होता है वेस्टर्न ईरान स्टेट, इसकी वजह से हड़प्पा का डिक्लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आईबीसी खत्म होता है। आईबीसी पार्ट 2 का ये लेक्चर था। ठीक है, इसके बाद कल से हम लोग वैदिक एज में आएंगे। ठीक है, अच्छा, आईबीसी का जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी से लेकर के 1600 बीसी तक है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।